नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसे नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती आज सीएम योगी करेंगे लालजी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण। सुबह 10 बजे हजरतगंज में होगा माल्यार्पण। बिजनौर जिले के एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 10 थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में किया गया फेरबदल। विशेष जांच प्रकोष्ठ के प्रभारी को राजकुमार सरोज को मंडावर थाने का कोतवाल बनाया। सब स्टेशन में लगी आग। तेज आंधी की वजह से हाई टेंशन लाइन में हुआ फॉल्ट। ट्रांसफार्मर में गाड़ी लगी भीषण आग। सिद्धार्थनगर में स्वर्ण व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवारों ने स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। सूत्रों की माने तो पुरानी रंजिश बताई जा रही घटना की वजह। बदायूं में आतिशबाजी बनाने के दौरान हुआ जबरदस्त धमाका। विस्फोट में 2 मंजिला मकान धराशायी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, कई अन्य लोग घायल। हापुड़ में आंधी बारिश से भरभराकर गिरा मकान। मलबे में 3 लोग दबे हुए बाहर निकाले गए। तेज आंधी और बारिश के कारण हुआ हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में होंगे रोड शो। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बताएं, जहां सरकार ने 33 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट तय कर लिया है। डॉलर की अर्थव्यवस्था की मुहिम में यूपी सरकार तैयारी कर रही है। इन्वेस्ट यूपी में बदलाव कर उसकी भूमिका को बढ़ाया जाएगा। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर सहित कई शहरों में रोड शो होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इन्वेस्ट यूपी के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नए कार्यालय खुलेंगे। 100 करोड़ का निवेश लाने का 2027 तक का लक्ष्य तय किया गया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जापान में पेश होगा इन्वेस्टर समिट 26 का खाका। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार ने 33 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट तय कर लिया है। डॉलर की अर्थव्यवस्था की मुहिम में यूपी सरकार की तैयारी तेज हो गई है। यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां यूपी में आज फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर टेंशन में हैं किसान। 2 दिनों से यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, जिसको देखते हुए किसान अभी काफी चिंतित हैं। 2 दिनों से यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं। आज भी कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती में 60,244 पदों पर जेसीटी जून से शुरू होगी। सिपाही नागरिक पुलिस के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 22 अप्रैल से शुरू होगा चरित्र सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। आपको बता दें, आईजी स्थापना ने जारी किया है विस्तृत कार्यक्रम। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं का बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आज फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आईजी स्थापना ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेजी मिली है, ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी मुख्यालय से भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जहां यूपी पुलिस भर्ती में 60,244 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 22 अप्रैल से शुरू होगा चित्र सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। आईजी स्थापना ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 22 अप्रैल से शुरू होगा चरित्र सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। तो आईजी स्थापना ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया को तेजी मिली, जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। डीजीपी मुख्यालय से भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया गया है। तो यूपी पुलिस भर्ती में 60,244 पदों पर जेसीटी जून से शुरू होगी। बाईस अप्रैल से शुरू होगा चरित्र सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। आईजी स्थापना ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 22 अप्रैल से शुरू होगा चरित्र सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेजी मिली है, जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी, क्या कुछ इस खबर पर अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं? शिवा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर जो सिपाही भर्ती हुई थी, उसमें जेसीटी यानी कि ज्वाइनिंग कांस्टेबल ट्रेनिंग जून महीने से शुरू होगी। इससे पहले 22 अप्रैल से सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शुरू किया जाएगा और सभी जो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो परीक्षण की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और डीजीपी मुख्यालय में आईजी स्थापना से इसका जो कार्यक्रम है वो पेश कर दिया। और जरूर ये जो भर्ती प्रक्रिया के जो अभ्यर्थी है जल्द ही इन प्रक्रियाओं में शामिल होकर के अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल और अपनी एक भर्ती साबित कर लेंगे। और जरूर पुलिस विभाग ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर पहले बुलाना चाहेगा जो सीरीज वाइज है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया की जो तैयारियां है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से तेजी से चल रही है। और जरूर ऐसे 60,244 जो पद है जिसमें कांस्टेबलों की भर्ती हुई है, उनकी ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने के बाद में इनकी जो ट्रेनिंग की और चरित्र सत्यापन जो प्रमाण पत्र की है, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र की है, वो करेंगे। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईजी स्थापना ने जारी किया है विस्तृत कार्यक्रम। 22 अप्रैल से शुरू होगा चरित्र सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है। जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।
पारिवारिक कलह से परेशान चल रही थी विवाहिता। गंभीर हालत में विवाहिता को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो जिला अस्पताल में विवाहिता का इलाज चल रहा है। खीरो थाना क्षेत्र के टोंडेपुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में विवाहिता का इलाज चल रहा। संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का प्रयास किया। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पूर्व राज्यपाल की जयंती पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने माल्यार्पण किया है। तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाते हैं। जिन्होंने कानून का राज स्थापित किया, जिन्होंने मर्यादा के प्रतिबिंब स्थापित किए और परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम को धरातल उतार कर ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ आग्रह करूंगा कि वे आज के अवसर पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। पूर्व राज्यपाल लखनऊ के सांसद और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सदैव लालजी टंडन जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर टंडन की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, टंडन परिवार से जुड़े हुए शिशोर टंडन जी, अमित टंडन जी और टंडन जी के सभी शुभचिंतक और गण, भारत माता के एक ऐसे जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और इसकी राजनीति में लगभग 7 दशक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बिना एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा,
अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी उपस्थिति रही। याद कर भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में को देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के में, एक स्वयंसेवक के में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि आम जनमानस के संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की बातें बनती थी, उसकी मदद जरूर देते थे, हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विश्व करके हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन मंत्री में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने, और जो झलक उनकी यहाँ पर वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों से उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का वे भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मजबूत बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान का काम किया है। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और बिहार और मध्य में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम का स्मरण कर रहे हैं। उनके स्मृतियों को मन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय टंडन जी के अकस्मात निधन के कुछ ही समय के उनके पुत्र और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के अभिन्न सहयोगी रहे टंडन जी, गोपाल जी भी नहीं रहे। जिसे हम विडंबना कहें, एक विधाता की एक लीला कहें, लेकिन कितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की सामर्थ्य
अपने पिता के उन गुणों को लेकर के वे आगे बढ़े। आज ये भी हमारे बीच में, मैं इस अवसर पर संतोष टंडन जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। टंडन परिवार को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पार्टी भी, सरकार भी उनके साथ में है, लखनऊ उनके साथ में है। टंडन जी के अनुयायियों की लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची है। उन सबको टंडन जी से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ करके रखने के इस अवसर पर मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और लालजी टंडन जी को, स्वर्गीय टंडन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए सहयोगी को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईंट के भट्टों पर लगी आग, सरसों की तूड़ी के ढेर में आग लगी है। भट्टों पर मजदूरों की झुग्गियों की तरफ बढ़ रही आग। हापुड़ से खबर आप बता रहे हैं। परवीन यादव के 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। तूड़ी में लगी आग पर बारिश भी बेबस। बहादुरगढ़ के सिकंदरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। असमोली से सपा के विधायक पिंकी यादव ने वक्फ बिल संशोधन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मुस्लिम समाज को दबाने का काम कर रही है और वक्फ की संपत्तियों पर सवाल उठाकर गरीबों की छत, अस्पताल, स्कूल और कब्रिस्तान जैसे जरूरी संस्थानों को खत्म करना चाहती है। पिंकी यादव ने कहा कि हमारे सांसद और विधायक इस बिल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं और अब हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार के 8 सालों को विकास नहीं, अत्याचार के 8 साल बताया और कहा कि धरातल पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर विकास है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और दलितों तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंख मूंदे बैठी है। पिंकी यादव ने ममता बनर्जी के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर आवाज उठाने पर गोली भी चलानी पड़े तो तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर सीएम योगी अखबार पढ़ते हैं और चश्मा उतारते हैं तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। जो है स्पष्टता पूर्वक ये कहना चाहूंगी कि जिस हिंदुत्व और हिंदू की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी किसी हिंदू के द्वारा नफरत की राजनीति या नफरत फैलाने का काम नहीं होता, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस तरह की बयानबाजियां, उस तरीके के बिलों का लाना जो कहीं ना कहीं
इस भारत देश की गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का काम करता है, लगातार किया जा रहा है। और जहां तक इस वक्फ बोर्ड के बिल की बात है, आप जानते हैं कि वक्फ की संपत्ति किस तरीके से, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ पे भी वो दो गुटों में एक धर्म समुदाय के लोगों को बांटने का काम करना चाह रहे हैं, तो ये स्पष्टता दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लगातार समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे हर उस मुसलमान भाई के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद मैनपुरी में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे में है और अब ऐसे लोगों को इसे छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने सीधे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हुए कहा कि हैदराबाद का नाम सुना है, ओवैसी का नाम सुना है, अरबों की संपत्ति कब्जा कर रखी है, अब जब छोड़ना पड़ेगा बेटा तब समझ आएगा। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि ये बात वो नहीं बल्कि देश का मुसलमान कह रहा है, ओवैसी जमीन छोड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष और कुछ मुस्लिम नेता वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे हैं, लेकिन समझदार मुसलमान इसमें शामिल नहीं हैं। न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और जो भी 2011 के दोषी हैं एक एक को सजा दिलाई जाएगी। काफी लंबी फेयर लिस्ट है, काफी लोगों को आने, जैसे नीलम मोदी, मेहुल चौकसी, ये कब आएंगे? अब जो भी हो, धीरे धीरे सब कुछ होता है, क्रम बाई क्रम, लेकिन कोई दोषी बचेगा नहीं। अच्छा, वक्फ बिल पास होने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह विरोध कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में पोस्टर लगे विरोध। जब दवा डाली जाती है तो कीड़े बिलबिलाते हैं। तो इतनी बढ़िया दवा मोदी ने डाली है कि विपक्ष में जो अब तक देश को लूटते रहे, जो कीड़े लगे थे देश में, वो बिलबिलाने लगे। अच्छा, बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनके पोस्टर लगे हैं दिल्ली में गद्दार के नाम से। कानून अपना काम करेगा। मोदी जी के शासन काल में संविधान सर्वोपरि है, जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं जिले के दातागंज तहसील के नगरिया चिकन गांव में आतिशबाजी तैयार करते समय जबरदस्त धमाका हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान पूरी तरह धराशायी हो गया, लेकिन आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई हैं। मृतकों की पहचान मनोज और उसके भाई राहुल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मनोज आतिशबाजी बनाने का काम करता था और पास के गांव हजरतपुर में उसकी एक दुकान भी है। वो शादी समारोह के लिए आतिशबाजी तैयार कर रहा था, तभी अचानक विस्फोट हो गया। घटना की सूचना पर डीएम निधि श्रीवास्तव और एसएसपी ब्रिजेश कुमार मौके पर पहुंचे और राहत काम शुरू कराया। प्रशासन का कहना है कि घर में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसमें अचानक आग लगने से ये हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर सीओ और पीआरबी हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ वो आ गई, एम्बुलेंस आ गए और जो 2 की तो मृत हो गई यहीं पे मौके पे ही देखा गया। 2 बच्चे घायल हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। बाकी अभी लगातार जो भी लिंटर गिरा है उसका मलबा हटाने का काम चल रहा है और लगभग घर में छानबीन हम लोगों ने कर ली है। अब नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।